जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपने सिलेबस एनालिसिस के कड़ी में जीएस पेपर 1 हिस्ट्री का एक पार्ट एंशिएंट इंडिया के बारे में समझेंगे और उसके बारे में उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। इंडियन हिस्ट्री क्या था, एंशिएंट हिस्ट्री क्या था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, चलिए तो हम डिस्कशन करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री को हमें सबसे पहले पढ़ना है प्री हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला जो सिलेबस का पार्ट है वो है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में भी कई सब पार्ट्स पढ़ने हैं। जो सबसे पहला है स्टोन एज, उसके बाद आता है चालकोलिथिक एज, उसके बाद आता है आयरन एज। इसमें भी हमें मनुष्यों का जीवन यापन कैसे चल रहा था वो पढ़ना है और ये भी जानना है कि मनुष्य उस समय क्या करते थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या था, वो किस प्रकार के हथियारों का यूज करते थे, वो खेती करते थे कि नहीं करते थे, जो खाद्य पदार्थ खाते थे वो किस प्रकार का खाद्य पदार्थ था, कच्चा मांस खाते थे या भुंगा हुआ मांस खाते थे या बीज या और सीड खाकर ही रहते थे। इन सब चीज़ों को देखना है। उसके बाद देखना है उनका ऑक्यूपेशन, वो मुख्य रूप से करते क्या थे, वो इन समय के देखना है। उसके बाद उनका फूड, क्लोथ्स, उनके होम, वो किस प्रकार के घर बना के रहा करते थे, इन सब चीज़ों को हमें इसमें देखना है। उसके बाद चलिए आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हमें थोड़ी गंभीरता के साथ पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यही गए हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं और 2024 में भी इससे क्वेश्चंस आने का प्री में बहुत ज़्यादा संभावना है और मेंस में भी इसके से रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसके अर्बन प्लानिंग और को रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें भी सबसे पहले पढ़ना है कि राइज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंड देयर टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशंस आखिर एक सभ्य सिविलाइजेशंस बना कैसे, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशंस एक अर्बन सेंटर तभी होता है जब वो गांव से विकसित होता है और गांव से विकसित होते होते एक अर्बन सेंटर बनता है, तो वो पढ़ना है। उसके बाद उनके टाउन प्लानिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाउन प्लानिंग को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो सोसाइटी था वो कैसी थी, उसके कल्चर कैसे थे, सोशल लाइफ उनका कैसा था, मेजर सिटी क्या थे। मेजर सिटी जैसे कि मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, ऐसे मेजर सिटी के बारे में पढ़ना है और उन सिटी का लोकेशंस मैप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप में हो सकता है कि आपको मैपिंग करने का दे दिया जाए कि यह सिटी एट प्रेजेंट टाइम्स कहाँ पे रहता है। जैसे लोथल जो है वो गुजरात के जो रन ऑफ कच्छ है उसके आसपास है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ उनके जो मेजर सेंटर्स थे, जो ये शहरें थे, उनकी विशेषताएं क्या थी। जैसे मोहनजोदारो की विशेषता यह थी कि ये 3 लेयर वाली शहर थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी शहर पाए गए हैं उनका 2 लेयर था, लेकिन ये जो मोहनजोदारो था इनका 3 लेयर था। ऐसे भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसको आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रेड सेंटर क्या थे, उनके इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो ट्रेड सेंटर थे वो क्या थे, उनका इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा था, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कि हड़प्पन समय का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स था वो कैसा था। उसके बाद उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ना है, उनका जो रिलीजन्स था वो कैसा था। उसके बाद उनके स्क्रिप्ट, उन्होंने किस प्रकार का स्क्रिप्ट यूज किया था। स्क्रिप्ट भी उनका जो बहुत ही रहस्यमयी है। हम देख सकते हैं कि उनका जो द्वारा लिखे गए जो कुछ एक स्क्रिप्ट है वह कैसा है, वो पिक्चोरियल फॉर्म में लिखते थे। शायद यही कारण है कि आज तक इन फॉर्म को पढ़ा नहीं गया है, तो अगर इसे पढ़ लिया जाए तो बहुत कुछ हमें इनसे सीख सकते हैं। जैसे कि इनके पास जो मेटरनोलॉजी का ज्ञान था, मेटर के बारे में जो ज्ञान था, इन्होंने उस मेटर के ज्ञान का यूज करके ऐसे ऐसे जो मटेरियल्स बना रखे हैं। जैसे उनकी एक बहुत ही फेमस मूर्ति है जो इसी साइट से मिली है, डांसिंग गर्ल की। उसमें जो धातु का प्रयोग किया गया है, इतना बेहतरीन मिश्रण है धातु का कि वो लगभग आज 5000 साल हो चुके हैं लगभग, फिर भी वह नष्ट नहीं हुई है। तो सोचिए उनके पास कितना एडवांस नॉलेज था। उसके बाद हमें पढ़ना है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ।
ये सभ्यता अंत कैसे हुई? किसी बाह्य आक्रमण के कारण या किसी क्लाइमेटिक डिजास्टर्स के कारण इसका अंत हो गया। ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इसका अंत जो है वो क्लाइमेट डिजास्टर के कारण ही हुआ था। सो इसे ही तथ्य मान के चला जाता है, लेकिन पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं वैदिक कल्चर के बारे में। वैदिक कल्चर्स में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि आर्यंस जो थे वो कहाँ से आए थे। इस पे बहुत विवाद है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, आर्यंस जो थे भारत के मूल निवासी हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी थ्योरियाँ हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं जाना, जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है हमें वो उसी को पढ़ना है, उसी डाटा को समझना है। किस बुक में, एडवांस बुक में क्या लिखा है उसको हमें गौर नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा जो यूपीएससी है वो एनसीईआरटी के डाटा को ही प्रीफर करता है, क्योंकि ये सरकार का द्वारा जारी की गई पुस्तक है। उसके बाद हमें पढ़ना है वैदिक, जो प्री वैदिक था वो क्या था। पोस्ट वैदिक पढ़ना है। उस वैदिक का, प्री और पोस्ट वैदिक का हमें पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ पढ़ने हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी पढ़ना है कि इन सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। उसके बाद हमें वैदिक लिटरेचर पढ़ना है। वैदिक लिटरेचर में हमें वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब चीज़ों को पढ़ना, आर्यनक, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। इन्हें पढ़ना है, इनके बारे में नॉलेज लेना है ऊपर ऊपर। ये नहीं कि इन वेदों को लगे पढ़ने। अगर इन वेदों को, पुराणों को पढ़ने लगोगे तो शायद पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और ये बुक खत्म नहीं होगी। इनके बारे में नॉलेज लेना है कि किस वेद में क्या लिखा है, कब लिखा गया था, किन किन चीज़ों का संग्रह है, ये करना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्या थे। उसके बाद वर्ना सिस्टम्स क्या थे। जैसे प्री वैदिक काल में वर्ना सिस्टम जो थे वह वर्क बेस्ड थे, काम के हिसाब से वर्ण बनाए गए थे। जैसे जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण, जो युद्ध लड़ने का काम करते थे या अपने गांव या अपने देश की रक्षा करने का जो काम करते थे वो क्षत्रिय कहलाए, और जो लोग व्यापार करते थे, सेवाएं देते थे, वो लोग शूद्र कहलाए, और जो लोग जो निम्न कोटि का, या यूँ कहें कि जो घर के जो सफाई कर्मी वगैरह ऐसे जो काम थे, या तो उन्हें वैश्य कहा गया। ठीक है, तो उसके बाद रिलीजन थॉट, इनके रिलीजियन थॉट क्या थे, क्योंकि इनके जो बुक है वेद पुराण जो इन्होंने लिखा है वो बहुत ही हाई लेवल के बुक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे नॉलेज दिए हैं जो आज भी वर्तमान समय में भी काम आ रहा है और फ्यूचर में भी वो नॉलेज काम आएंगे। तो इनके पास नॉलेज बहुत था, तो इनके इसीलिए रिलीजियंस थॉट पढ़ने हैं और इनकी आइडिया पढ़ने हैं। उसके बाद पढ़ना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द वैदिक कल्चर्स, वैदिक कल्चर्स का एग्जिस्टेंस क्या था वो पढ़ना है। उसके बाद इसके अंत का तो बारे में कहीं जिक्र नहीं है, ये सनातन था, ये वैदिक कल्चर्स अभी तक चल रहा है, और इसी का जो एडवांस रूप का है या जो बदला हुआ रूप है वो आपका सनातन धर्म में देखा जाता है। इसी वैदिक कल्चर के परंपराएं अभी जिंदा है। उसके बाद चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, इसमें जैनिज्म पढ़ना है, जैन धर्म को पढ़ना है। जैन धर्म में हमें पढ़ना है कि जैन धर्म क्यों आया, उसका जन्म ही क्यों हुआ, कॉज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म। उसके बाद हमें महावीर जैन को पढ़ना है। उसके बाद जो तीर्थंकर हुए, इनके जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उन्हें पढ़ना है। उसके बाद हमें जो पढ़ना है टीचिंग ऑफ द जैनिज्म, जैनिज्म की शिक्षाएं क्या थी, इनके राइट नॉलेज क्या था, राइट कंडक्ट क्या था। उसके बाद हमें पढ़ना है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का विस्तार कैसे हुआ। उसके बाद हमें पढ़ना है कि जैनिज्म का अंत कैसे हो गया। उसके बाद जैनिज्म काउंसिल्स पढ़ना है। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें जोड़ सकते हैं आप कि इसके जो शाखाएं हो गए बाद में जाकर श्वेतांबर और दिगंबर जो शाखाएं हो गए उन्हें हमें पढ़ना है। चलिए उसके बाद हमें पढ़ना है बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है। हमें बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है। बुद्धिज्म में भी पढ़ना है कि बुद्धिज्म का जन्म क्यों हुआ। गौतम बुद्ध की कहानी पढ़नी है। गौतम बुद्ध कौन थे, उनका ओरिजिनल नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनका जो पालन पोषण जिन्होंने किया था उनका नाम क्या था, उनकी विवाह जिनसे हुई थी उनका नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था, ये पढ़ना है। उसके बाद हमें ये जानना है कि गौतम बुद्ध जो कि एक राजकुमार थे, वो राजकुमार से कैसे सन्यासी बने
उसके बारे में, उनके इस जीवन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उनके घर छोड़ने की जो कहानी है उसको पढ़ना है। उसमें आपको कंठक और चन्ना का जिक्र मिलेगा। कंठक इनका घोड़े का नाम था, चन्ना और इनका सारथी था, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कई बार एक कंठक और चन्ना जो इनका सारथी था और कंठक जो इनके घोड़े थे, इनसे रिलेट करके कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं पीसीएस में, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट डिसिपल्स पढ़ना है। उसके बाद इनके जो टीचिंग्स थे, इन बुद्ध के जो टीचिंग थे वो पढ़ना है। उनका अष्टांग मार्ग क्या था वो पढ़ना है। अष्टांग मार्ग में क्या क्या था, किनके लिए था, कैसे वो अष्टांग मार्ग का फॉलो करना पड़ता था, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद हमें जानना है कि इस पे जो बौद्ध धर्म था उसका विस्तार कैसे हुआ, वो फैला कैसे पूरा दुनिया में। उसके बाद हम जानेंगे कि उपासक क्या थे। उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल्स कब और कहाँ और किस समय हुआ, किस राजा ने करवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 4 काउंसिल्स हुए थे, जो चारों को आपको बहुत अच्छे से याद करने की आवश्यकता है। सबसे पहले याद करना है कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ और किस राजा ने करवाया, या राजा नहीं तो किसने करवाया, उस व्यक्ति का नाम याद रखना है। बार बार इससे यूपीएससी और पीसीएस में क्वेश्चंस आते रहे हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है कि बुद्ध धर्म का अंत क्यों हो गया। उसके बाद पढ़ना है कि इसका जो कंट्रीब्यूशंस है बुद्ध धर्म का इंडियन कल्चर में आज भी वर्तमान समय में वो कैसे बना हुआ है। और आप एक चीज़ इसमें पढ़ सकते हैं कि इसके जो ब्रांचेस हो गए थे, महायान और हीनयान जो ब्रांचेस हो गए थे उनको भी पढ़ना है। महायान किसे कहा जाता था, हीनयान किसे कहा जाता था। इससे यूपीएससी में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं प्री में, कि महायान के कुछ विशेषताएं दे दिया गया, कुछ स्टेटमेंट दे दिया गया और लिख दिया गया कि यह महायान का स्टेटमेंट था। ऐसे करके क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसको भी हमें पढ़ना है, इसके ब्रांचेस को पढ़ना है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं, प्री मौर्य एंड राइज ऑफ मगध। प्री मौर्य के बारे में हमें पढ़ना है। प्री मौर्य में हमें मुख्य रूप से सबसे पहले महाजनपद पढ़ना है। महाजनपद में भी विशेष रूप से हमें जिस जनपद को पढ़ना है वो मगध, कौशल, अवंती और आपका अंग, इन सब को मुख्य रूप से पढ़ना है। क्यों, इसको ये लोग बहुत शक्तिशाली महाजनपद थे, तो इन्हें हमें थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद हमें इसमें जानना है कि हर्यन्यक डायनेस्टी जो था वो क्या था, किसने स्थापित किया था, इसके कितने राजे थे। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, नंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसी में हमें अलेक्जेंडर जो का इन्वेजन हुआ था, जो भारत में वो आए थे, उसको पढ़ना है। अलेक्जेंडर कौन थे, कैसे आए भारत में, किन किन राजाओं से उसने लड़ाइयाँ लड़ी, किसने घुटने टेक दिए, किसने जाकर उनका खुशामद किया, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय के लिए, क्योंकि एक टीचर ही थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले अखंड भारत का स्वप्न देखा था, और वह एक अध्यापक थे। तो उससे पता चलता है कि उस समय जो टीचर्स थे उनका पॉलिटिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा ही हस्तक्षेप हुआ करता था, पॉलिटिकल फील्ड में उनका बहुत ज़्यादा रोल हुआ करता था। और केवल चाणक्य ही नहीं, और भी बहुत सारे अमात्य जो होते थे इन महाजनपदों में, वह शिक्षक ही हुआ करते थे। तो इसीलिए हमें शिक्षक रोल को भी पढ़ना है। और इंस्टीट्यूशंस जो थे, जैसे कि उस समय का तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था, उनका पूरे भारत में बहुत, तक्षशिला और मगध इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व था। उसके बाद चलिए हम आगे पढ़ते हैं मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बारे में हमें जानना है। मौर्य एम्पायर में भी जानना है कि इसके सोर्स, मौर्य एम्पायर के जो सोर्स है वो क्या है, कैसे हम जाने कि मौर्य एम्पायर बोल के भी कोई एम्पायर था। तो मुख्य रूप से इसमें जो अर्थशास्त्र था, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें देखा गया। और भी बहुत सारे पुस्तकें हैं और बहुत सारे जो शिलालेख मिले हैं उनसे भी पता चलता है कि मौर्य काल के बारे में। उसके बाद हमें इनके मौर्य काल के पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में जानना है। उसके बाद राजाओं के बारे में, मौर्य काल के जो राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, उनके पुत्र और भी जो लोग थे उनके बारे में पढ़ना। और मुख्य रूप से उनमें भी हमें अशोक को सबसे ज़्यादा गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं के समय में अखंड भारत
का निर्माण हुआ था और ये बहुत बड़ा विस्तार था, जैसे कि आज आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दिया है। और यह जो आपको देख रहे हैं ये पिक्चर अभी हाल ही में नए संसद भवन में लगाई गई है, तो उसको ये चर्चा में है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले। उसके बाद इनके इंस्क्रिप्शंस देखने हैं, अशोक के इंस्क्रिप्शंस देखने हैं। उसके बाद साइट्स देखना है, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन था किन किन साइटों पे मिला है। उसके बाद अशोक का जो बुद्ध धर्म के साथ, उसके बाद हमें यह भी देखना है कि अशोक का जो बुद्ध धर्म के साथ कैसा रिलेशन था, अशोक बुद्ध धर्म के प्रति क्या भावनाएं रखते थे, उसको जानना है। उसके बाद अशोक का धम्मा जानना है। अशोक का जो धम्मा था, ये धम्मा जो शब्द है वो पाली का एक शब्द है जिसका मतलब होता है, अगर संस्कृत में निकाले तो धर्मा या धर्म। यहाँ पे धर्म मतलब कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे धर्म मतलब व्यक्तिगत जो पर्सन्स थे उनके जो आचार संहिता, जो उनके ड्यूटीज़ थे उसके बारे में बताया गया। जैसे इसमें बताया गया कि बड़ों का आदर करना चाहिए और देश के प्रति क्या इनके दायित्व होंगे, किसी राज्य के प्रति इनके दायित्व, अपने परिवार के प्रति इनका क्या दायित्व होगा, उन सब चीज़ों को बताया गया है। उसके बाद मौर्य एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में पढ़ना है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशंस बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशंस था और प्राचीन भारत में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य काल से पहले तो देखा नहीं गया था। इतना अच्छी तरीके से सुनियोजित जो सभ्यता में जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसको पहले नहीं देखे गई थी। उसके बाद इकोनॉमी पढ़नी है हमें, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है एंड उसके बाद हमें इसके मौर्य काल के आर्ट एंड कल्चर्स को पढ़ना है। उसके बाद मौर्यन डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है। जो डिपार्टमेंट्स थे इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा था, जिसमें सबसे मुख्य था खुफिया विभाग। यह इनका जो खुफिया विभाग था वो बहुत ही बेहतरीन था। तो यह इस समय माना जाता है कि इतना बेहतरीन खुफिया विभाग का इस्तेमाल इससे पहले मगध में इससे पहले इतना अच्छा खुफिया विभाग नहीं था। उसके बाद ये पढ़ना है कि जो मौर्य काल था उसका अंत कैसे हो गया, कैसे वो डिक्लाइन हुआ। उसके बाद हमें फिर नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो पोस्ट मौर्य पढ़ना है। पोस्ट मौर्य में हमें पढ़ना है कि अराइवल ऑफ द इंडो ग्रीक्स का अराइवल हुआ। साक, पार्थियन, कुषाण, सातवाहना, इंडिजीनियस डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें सबसे मुख्य गंधार आर्ट, मथुरा और अवंती, इन तीनों को पढ़ना है। उसके बाद हमें गुप्ताज एम्पायर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसमें गुप्ता एम्पायर में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल पढ़ना है, इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द गुप्ताज पढ़ना है, गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशंस पढ़ना है, इनके डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर्स जो थे उसके बारे में हमें पढ़ना है। एज ऑफ गोल्डन एज, इसी समय भारत को स्वर्ण युग यानी सोने का चिड़िया या यूँ कहें कि जो स्वर्ण भारत था उसे का उपाधि जो था उसी समय मिला था। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस इनके पढ़ने हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस इनका क्या था, अर्बन सेंटर्स जो थे गुप्ता पीरियड्स के वो क्या क्या थे, गुप्ता पीरियड का अंत कैसे हुआ, गुप्ता पीरियड कैसे खत्म हो गया। उसके बाद हमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है कि सोर्सेस ऑफ द हर्षवर्धन पीरियड जो थे उसके सोर्सेस क्या है। अर्ली लाइफ ऑफ हर्षवर्धन के जो अर्ली लाइफ थे वो क्या थे। एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इनके जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हमें इसका जो इकोनॉमिक था वो कैसा था उसके बारे में हमें पढ़ना है। हेंग संग के बारे में इसी समय पढ़ना है हमें। सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के समय जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, रिलीजन जो थे वो कैसे थे। उसके बाद हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि साउदर्न डायनेस्टी, यानी जो दक्षिण में जो डायनेस्टी थे, भारत के जो दक्षिण क्षेत्र में जो डायनेस्टी थे इस क्षेत्र में वो डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। उसमें भी मुख्य रूप से सातवाहना, पल्लाज, चालुक्यास, पांड्या, चोल और राष्ट्रकूट, इनके बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। और अंत में पढ़ना है हमें कि जो इंडियन कल्चर्स थे वो कैसे पूरे दुनिया में फैला, और मुख्य रूप से जो एशियन कंट्री थे और एशियन में भी साउथ एशियन जो कंट्री था, साउथ एशियन जो कंट्री है उसमें कैसे ये धर्म भारतीय संस्कृति फैली, इसको जानना है। और यही तक जो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाता है।
सिलेबस। उसके बाद हम अगले पड़ाव में मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा यह हमारा भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित और बहुत युद्ध से भरा हुआ समय रहा है और ऐसे ऐसे राजा रहे हैं जिस पे भारत आज भी गर्व करता है। तो उस समय के बारे में हमें पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।